हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रवों का प्रवाह लेसन 3 फिजिक्स सेकेंड का पार्ट 1। ठीक है, इस लेसन में अभी इससे पहले आपने पढ़ा था तरल दाब, और तरल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, द्रव और गैस। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं द्रव से, यानी द्रव से रिलेटेड द्रवों का प्रवाह। अब द्रवों का प्रवाह होगा जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स। फ्लो ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। तो आपका लेसन है द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड्स, यानी इसमें द्रव प्रवाहित होगा। तो जब द्रव प्रवाहित होता है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें किस प्रकार के द्रव के बारे में पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में किस प्रकार के द्रव के बारे में पढ़ना है? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्श द्रव के बारे में। अब बेटा, आदर्श द्रव क्या होता है? पहले तो बात, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, जो चीज अच्छी लगे लिखते जाएं। ठीक है, इसके बाद आप वीडियो को रिपीट करके फिर से एक बार समझ लें, या पहले आप समझ लें, दोबारा हम वीडियो को पॉज कर करके आप आराम से नोट कर लें। ठीक है ना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, पढ़ने का फायदा होगा। अगर आप केवल वीडियो पढ़ लेते हो और रख देते हो फोन, तो आप थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाएंगे। तो उसको लिखें और फिर पढ़ें। तो सुनिए, सबसे पहले आदर्श द्रव। आदर्श द्रव क्या होता है? इसमें आपको 2 गुणों को याद रखना है। एक ऐसा द्रव जिसमें शून्य संपीड्यता हो, जीरो कंप्रेसिबिलिटी, जीरो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, शून्य संपीड्यता हो, व जिसमें शून्य श्यानता हो, जीरो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी। ठीक है, एक आदर्श द्रव क्या होता है, बस ये ध्यान रखना है आपको। एक ऐसा द्रव जिसमें शून्य संपीड्यता और शून्य श्यानता के गुण पाए जाते हैं, उस द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं। समझ में आई बात? पक्का। अब शून्य संपीड्यता बताया था आपको। संपीड्यता किसमें बताया था? प्रत्यास्था में। संपीड्यता मतलब एक ऐसा द्रव जिसको दबाकर जिसका आयतन परिवर्तित ना किया जा सके, या जिसको हमने दबाया, दबाने से उसका आयतन परिवर्तित नहीं हुआ, उससे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य संपीड्यता, जीरो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब श्यानता क्या होता है? तो श्यानता बेटा वर्ड है जो, ये थोड़ा सा याद रखिए, घर्षण, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, बात समझ आ रही है कि नहीं? घर्षण बल याद करिए, 9 में जाइए थोड़ा सा। तो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल क्या होता है? मान लीजिए 2 पेन हैं, ठीक है। अब एक पेन को हम इसके ऊपर ऐसे रपटा रहे हैं, तो नीचे वाला पेन या ऊपर वाला पेन इसकी गति का जो विरोध कर रहा है, आसानी से नहीं रपट रहा है, उससे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ऐसे ही मान लो ये द्रव प्रवाहित हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये द्रव की विभिन्न परतें हैं। एक परत ये हो गई, एक परत ये हो गई, एक परत ये हो गई। ये क्या है? द्रव की परतें हैं। तो द्रव की विभिन्न परतों के बीच, तो कुछ जब पानी बह रहा है तो ये द्रव की परत इस द्रव की परत के ऊपर है, जब ये बह रहा है तो ये इसका कुछ विरोध करता है, इसकी गति को क्या करता है? रोकता है। ये कहता है कि तुम पीछे जाओ, ये कहता है तुम आगे जाओ, इस तरह से रोकता है। ठीक है, तो द्रव की विभिन्न परतों के बीच कार्य करने वाले विरोधी बल को द्रव की क्या कहते हैं बेटा? श्यानता कहते हैं। और एक ऐसा द्रव, क्योंकि यहाँ क्या वर्ड लग गया? शून्य श्यानता, तो एक ऐसा द्रव कि जिसमें गति का कोई विरोध ना हो रहा हो, इस प्रकार के द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श द्रव। बात समझ में आई? आदर्श द्रव। अब चलिए आगे बात करते हैं द्रवों का प्रवाह। द्रवों का प्रवाह, द्रवों का प्रवाह 2 प्रकार से होता है। द्रवों का प्रवाह 2 प्रकार से होता है। क्या क्या? द्रवों का प्रवाह ये 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है भाई मेरे? पहला एक होता है धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, और एक होता है प्रक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फ्लो इसको बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो,
और इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो धारा रेखी प्रवाह और प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होते हैं, सुनिए। धारा रेखी प्रवाह क्या होता है कि जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु से, समझना मेरी बात, तो ये कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले समस्त द्रव के कण, ठीक है, गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। और इस प्रकार के पथ को क्या कहते हैं, धारा रेखा कहते हैं। फिर सुनो, क्या सुनो, फिर से सुनो कि जब कोई द्रव कण इस प्रकार प्रवाहित होता है, जब कोई द्रव कण इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले समस्त द्रव के कण एक ही पथ का अनुसरण करते हैं, ठीक है, एक ही पथ पर चलते हैं, एक ही पथ का अनुसरण करते हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। और इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं तथा उस पथ को क्या कहते हैं, धारा रेखा कहते हैं। ठीक है, धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो ये धारा रेखा है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, इसके वेग की दिशा को दर्शाती है। जैसे यहाँ पे खींचा, यहाँ पे खींचा, तो ये क्या है, इसके वेग दर्शा रही है। ठीक है, इसके द्रव के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इसके वेग की दिशा को बताती है। जैसे ये द्रव का बिंदु ए है, हमने ऐसे स्पर्श रेखा खींची तो वेग इसका इधर को है, इसका वेग इधर है, इसका वेग इधर है, यानी वेग परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये 3 बिंदु हैं एबीसी, इस बिंदु से अगर कितने भी द्रव के कण गुजरेंगे, इस बिंदु से कितने भी द्रव के कण गुजरेंगे उनका वेग बी ए, लेकिन अगर वो बिंदु बी से गुजर रहे हैं तो उनका वेग बदल जाएगा। ठीक है, और कभी जैसे मान लो ये एक धारा रेखा जा रही है, ये अब इसका अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो इस तरह जाएगी, इसकी स्पर्श रेखा इधर, यानी 2 धारा रेखाएं, क्या याद रखना है, 2 धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्या, 2 धारा रेखाएं, ये एक धारा रेखा और ये 2 धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि वे काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगी जो कि अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करेंगी। अब ये कह रहे इधर जाओ, ये कह रहे इधर जाओ, तो बात गलत हो जाएगी। तो याद रखना है क्या, 2 धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर वे धारा रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा, कटान बिंदु पर द्रव के वेग की 2 दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। और ये जो प्रवाह होता है ये कैसा होता है, नियमित प्रवाह होता है। ठीक है, और इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका धारा रेखीय प्रवाह। अब बात आती है प्रक्षुब्ध प्रवाह की। ठीक है, प्रक्षुब्ध प्रवाह, प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, देखो भाई ये सिंपल सा होता है। जब द्रव का वेग, जैसे मान लो ये द्रव बह रहा था अभी, अब जब द्रव का वेग किसी एक निश्चित वेग से अधिक हो जाए तो ये क्या करने लगते हैं, ये मनमानी गति करना शुरू कर देते हैं। इनका जहां मन होता है वहां को भागते हैं। ठीक है, जब द्रव का वेग एक निश्चित वेग से अधिक हो जाए तो जो इनके कण होते हैं वो अनियमित और टेढ़े मेढ़े पथ का अनुसरण करने लगते हैं। इस प्रकार के प्रवाह को प्रक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मान लीजिए जैसे आपको बहुत लंबी भीड़ की लाइन में लगा दिया जाए, धक्का आने लगे पीछे से, एकदम भागने लगो, कोई इधर भगेगा कोई इधर भगेगा, ऐसे फैलने लगोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब द्रव के कण क्या होते हैं, बहुत तेज गति करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका मार्ग अनियमित और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। टेढ़े मेढ़े सुना है ना, ये टेढ़े मेढ़े पथ का अनुसरण करने लगते हैं। 5 रुपए का मिलता है टेढ़े मेढ़े। तो क्या होता है, इस प्रकार के प्रवाह को प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं या टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ये बदतमीज कण है। ठीक है, इनके बारे में कोई बात नहीं पढ़नी है।
बस इनका इतना ही याद रख लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो इतनी बात क्लियर हुई आपकी, जल्दी से बताएं, पहले इतनी बात समझ में आई। फिर से एक बार, धारा रेखी प्रवाह क्या होता है, इसमें द्रव के समस्त कण एक ही दिशा का अनुसरण करते हैं और द्रव कण के समस्त बिंदुओं पर वेग क्या होता है, समान होता है। कभी दो धारा रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, अगर वे काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी जो वेग की अलग अलग दिशा का प्रदर्शन करेंगी, जो कि असंभव है। प्रक्षुब्ध प्रवाह, जब द्रव का प्रवाह एक निश्चित वेग से अधिक हो जाता है तो द्रव कण एक अनियमित और टेढ़े मेढ़े पथ का अनुसरण करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अनियमित और टेढ़े मेढ़े पथ का अनुसरण करते हैं, जिससे इनकी चाल क्या हो जाती है, अनियमित और टेढ़ी मेढ़ी। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं, ठीक है, या टोलरेंट टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो बात समझ में आई इतनी। अब बात करते हैं क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेनॉल्ड नंबर। क्रांतिक वेग और रेनॉल्ड संख्या, हेडिंग लगाएंगे क्रांतिक वेग और रेनॉल्ड संख्या। क्रांतिक वेग, रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड संख्या, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेनॉल्ड नंबर, तो बेटा बता दें रेनॉल्ड कौन थे। रेनॉल्ड सबसे पहली बात एक वैज्ञानिक थे। रेनॉल्ड कौन थे, रेनॉल्ड एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या बताया था वो बताते हैं। पहले क्रांतिक वेग सुनते हैं। क्रांतिक वेग क्या होता है कि किसी द्रव का वह अधिकतम वेग, किसी द्रव का वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहता है। किसी द्रव का वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, उसे द्रव का क्या कहते हैं बेटा, क्रांतिक वेग कहते हैं। और इसे v सफिक्स में c द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्यों कि ये क्रिटिकल और ये वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी bc मिलके क्या बन गया, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब बात सुनिए मेरी, ये जो क्रांतिक वेग क्रिटिकल वेलोसिटी है हमारी, तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि क्रांतिक वेग मतलब धारा रेखी प्रवाह, ना कि प्रक्षुब्ध प्रवाह। कि जब तक इसका वेग धारा रेखी बना रहता है, जब तक इसका प्रवाह धारा रेखी बना रहता है, या कह सकते हो कि किसी द्रव का वह अधिकतम वेग जहां तक उसका प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव का क्रांतिक वेग कहते हैं। और इसे b सफिक्स में c द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक वेग का हमेशा मीटर प्रति सेकेंड होता है और वेग की विमा LT-1 होती है। आप लोगों से बोला था फिजिक्स फर्स्ट में थोड़ा सा विमा पढ़ाना है, पिछली एक क्लास में हमने आपको विमा बताया भी था, ठीक है। और विमा के लिए हम आज ही आपके लिए क्लास डालते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें आपको हम मूल राशियां, मूल मात्रक, उनकी विमाएं निकालना बता देंगे एक बार, जिससे आपको इस टॉपिक में विमाएं निकालने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादातर विमा से ही इसके डेरिवेशन सॉल्व होंगे। अभी चलिए कोशिश करते हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा आपको अलग से बताएंगे कि विमा कैसे ज्ञात की जाती है। एक पार्ट आज आपको अलग से मिलेगा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, परेशान मत हो आप लोग, आपको विमा भी देंगे आज, ठीक है। अब सुनिए रेनॉल्ड ने क्या बताया था, ठीक है। द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखी रहता है, द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बड़ी बात थी, ठीक है। तो देखें भाई, रेनॉल्ड ने क्या बताया, रेनॉल्ड ने बताया कि जब किसी नली में द्रव बहता है, जब किसी नली में द्रव बहता है तो प्रवाह की दर क्या होता है बेटा, एक सीमा से अधिक होने पर
जो प्रवाह होता है वो रेखी नहीं रह पाता है, वो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट यानी प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। जब प्रवाह की दर एक सीमा से अधिक हो जाती है तो प्रवाह आपका कैसा हो जाता है, प्रक्षुब्ध हो जाता है। और प्रक्षुब्ध प्रवाह में किसी बिंदु पर द्रव का वेग यादृच्छ रूप से बदलता रहता है, क्योंकि प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, अनियमित और टेढ़ा मेढ़ा, तो द्रव बार बार जो वेग है वो बदलता रहता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। जैसे मान लो आप लकड़ी जला दो, ठीक, अब लकड़ी जला दी, जो उसका धुआं निकला क्या एक जगह जाएगा ऐसे एक सीध पे, नहीं जाएगा, कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर, कहीं इधर, इधर, अलग अलग दिशाओं में फैलेगा, अलग अलग टाइप से। समुद्र देख लो, महासागर देख लो, वहां पे जो लहरें उठेंगी वो किस तरह से, कोई उसका नियत पथ होता है, नहीं होता, ठीक है, तो वो प्रक्षुब्ध है। तारों का टिमाना भी प्रक्षुब्ध पथ का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए रेनॉल्ड ने क्या देखा प्रयोगों द्वारा, ये देखा, रेनॉल्ड बहुत प्रयोग करते रहते थे, उन्होंने जब प्रयोग किए और देखा, क्या देखा कि अगर जल के प्रवाह की दर, कम होने पर क्या होता है, स्रान द्रव के लिए प्रक्षुब्ध प्रवाह की श्यानता संभावना कम होती है। उन्होंने एक विमाहीन संख्या को परिभाषित किया। कैसी संख्या, देखो उन्होंने क्या किया, एक नली बनाई, मान लिया कि एक नली है, इस पर जल प्रवाह हो रहा है जिसका व्यास d है। इस नली का व्यास क्या माना उन्होंने बेटा, d मान लिया कि नली का व्यास कैपिटल D है। जो द्रव इसमें प्रवाहित हो रहा है, कोई द्रव बह रहा है, द्रव का घनत्व ρ है, घनत्व को ρ कहते हैं। वह इसकी श्यानता या इस द्रव की श्यानता ईटा है, ठीक है, इस द्रव की श्यानता क्या है मेरे भाई, ईटा है। अब इन्होंने बताया कि ये जो सब चीजें हैं ये जब नली में बह रही हैं तो ये द्रव से क्रांतिक वेग से संबंधित है। तो प्रयोगों के आधार पर इन्होंने बताया कि BC इक्वल अनुक्रमानुपाती ρ, यानी जो द्रव का वेग है वो बहने वाले द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। दूसरी बात बताई, जो द्रव का वेग है वो बहने वाले ईटा यानी श्यानता पर निर्भर करता है और पाइप के व्यास पर भी निर्भर करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इन्होंने क्या किया, अभी यहाँ पता नहीं है क्या होगा, तो इन्होंने यहाँ पे मान लिया कि ABC होगा, ये अभी हम लोग निकालेंगे। तो अब कह देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड, यहां लिख लो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो BC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ A ईटा B DC। अब जब अनुक्रमानुपाती रखता है तो बेटा कोई ना कोई नियतांक आता है, तो यहाँ पे नियतांक हम लोग लगा दे रहे हैं। देखो रेनॉल्ड की बात कर रहे हैं, रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड नंबर, इसे RE द्वारा लिखते हैं, तो इसका नियतांक RE लगा दो, ρ A ईटा B DC, ठीक है। अब देखो मेरे भाई RE यहाँ पे क्या है, RE तो नियतांक, इनकी सबकी बेमा रख दो, बेमा के मात्रक से ही ये सॉल्व होता है। तो आप कहेंगे दोनों पक्षों की बेमा रखने पर, दोनों पक्षों की बेमा रखने पर, अब जब दोनों पक्षों में बेमा रखी तो BC वेग है, इसकी विमा होती है मेरे भाई LT-1। यहाँ ईटा है, ईटा की विमा क्या होती है, पहले ρ है, ρ की विमा घनत्व ML-3 की विमा A। ईटा है, ईटा की विमा क्या होती है ML-1 T-1, ML-1 T-1। और व्यास है, व्यास एक तरह से दूरी होती है, इसकी विमा LC, ठीक है। ये सभी की विमाएं हो गई। अब सबकी विमाओं क्या इकट्ठा कर लो, इकट्ठा का मतलब जैसे यहाँ ML-3A बना, MB बना, L-B बना, T-B बना, LC बना। तो M के लिए ये यानी MA+B, ठीक है। L के लिए -3A-B+C, T के लिए -B, LT-1। अब देखो बेटा L यहाँ पे 1 है तो तुलना करेंगे -3A-B+C इक्वल टू 1, -B इक्वल टू -1, B बराबर कितना आ गया
a प्लस बी यानी m वाला कोई टर्म नहीं है, तो 0, b का मान 1 है, तो a का मान कितना हो गया मेरे भाई, -1। तो -3 इंटू -1 -1 प्लस c इक्वल टू 1, 3 -1 प्लस c इक्वल 1, 2 बचा, वहां जाएगा तो -1 बचेगा। तो बेटा a b c के मान आ गए। a b c के जो मान आए यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ रख देते हैं। कहा, ये कह दो समीकरण नंबर 1 है। तो इन्होंने कहा बी सी इक्वल टू आर ई रॉ की पावर a -1, ईटा की पावर 1 और d की पावर -1। तो जो नीचे ले आओ, जो पावर माइनस में है तो वो क्या हो जाएंगी, प्लस में। तो ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। किसने दिया, रेनॉल्ड ने ये एक फॉर्मूला प्रदर्शित किया। क्या फॉर्मूला, रॉ वी सी इक्वल टू आर ईटा डी बटे रॉ डी। यहां से अगर रेनॉल्ड नंबर निकालें तो बी सी रॉ डी अपॉन एन। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। और साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज भी बताई। क्या बताई, कि जब आप ये सॉल्व करो किसी द्रव के लिए, ठीक है, और रेनॉल्ड संख्या 1000 से कम हो, इसकी वैल्यू आ रही की 1000 से कम हो, तो जो प्रवाह होगा बेटा वो धारा रेखीय होगा। कैसा होगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रवाह कैसा होगा, ये कब पता चलेगा, तो रेनॉल्ड संख्या अगर 1000 से कम है मेरे भाई, तो प्रवाह कैसा होने वाला है, धारा रेखीय होने वाला है। हम लोगों को नहीं पता है, ये रेनॉल्ड ने प्रयोग किया, उन्होंने वैल्यू रख के चेक किया, तब हम लोगों को बताया। तो हम लोग केवल पढ़ लेते हैं कि यहाँ जो रेनॉल्ड संख्या है वो 1000 से कम होगी तो प्रवाह धारा रेखीय हो जाएगा। रेनॉल्ड संख्या अगर 2000 से अधिक होगी तो प्रवाह जो होगा वो प्रक्षुब्ध होगा। अब आप लोग एक चीज सोच रहे हो सर कि अगर 1000 से 2000 के बीच होगी तब क्या होगा, ये बात दिमाग में आ रही। हमने 1000 से छोटी है तो धारा रेखी, 2000 से बड़ा है तो प्रक्षुब्ध। लेकिन जब 1000 से 2000 है तब आप क्या कहोगे, नहीं समझ में आया ना। तो आप कहोगे बेटा कि अगर रेनॉल्ड संख्या 1000 से बड़ी है, उल्टा लिख के ऐसे साइन लगे, और 2000 से छोटी है, तो आप बेटा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि प्रवाह धारा रेखीय होने वाला है या प्रवाह प्रक्षुब्ध होने वाला है। तो इतनी बात नोट कर लें जल्दी से। तो बेटा आप लोगों को आज इतना पढ़ना है। इसमें फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर रेनॉल्ड संख्या डेफिनेशन लिखने को आ जाए कि रेनॉल्ड संख्या क्या है, तो आप लिखेंगे यह एक ऐसी विमाहीन राशि है, यह एक ऐसी विमाहीन राशि है जो कि यह निर्धारित करती है कि प्रवाह धारा रेखीय है या प्रवाह। दिन सबसे पहले सजा के कि रेनॉल्ड एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने प्रयोगों के आधार पर बताया कि रेनॉल्ड संख्या एक ऐसी विमाहीन राशि है जो कि यह निर्धारित करती है कि प्रवाह धारा रेखीय है या हमारा प्रवाह प्रक्षुब्ध है। क्लियर हुई बात। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमें और भी आपका प्यार मिलता रहे और हम इसी तरह से वीडियोस आगे आपको देते रहें। आपको हर वीडियो टॉपिक वाइज लाइन से मिल रही, कुछ भी चीज नहीं छोड़ी जा रही है, सब चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें।